अटेंड किए हैं तो ये सारी चीजें नोट करके रखे होंगे, अगर किसी ने नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, आप लोगों ये पीडीएफ में दे दूंगा, उसको नोट डाउन करते चलना, ठीक है। तो स्टार्टिंग से एक बार मैं ब्रीफ कर रहा हूं, सुनते जाना, अभी तक तुम लोग हालांकि सुन चुके थे फिर भी। तो फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उनको किन किन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, उनके लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उनको मेजर करने के लिए, और कौन कौन से सिस्टम फॉलो होते हैं। इसके अलावा मेजरमेंट के लिए कौन कौन से तरीके यूज करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आती है जिसको बोलते हैं डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस ये देखेंगे, मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन क्या है। डायमेंशन मतलब वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ये होता है डायमेंशन। जैसे अगर स्पेस की बात की जाए तो स्पेस के अगर आपने डायमेंशंस पढ़े होंगे तो उसको 1D 2D 3D हम ये 3 डायमेंशन बोलते हैं, लेकिन ये तीनों डायमेंशन हम किस चीज के रेस्पेक्ट में देखते हैं, हम स्पेस के रेस्पेक्ट में देखते हैं। जैसे अगर ये बोर्ड है तो 2D है, 1 डायमेंशन लेंथ, दूसरा डायमेंशन क्या हो गया, लेंथ और ब्रेड्थ, समझ में आ गया। ये रूम हो गया 3D है, लेंथ ब्रेड्थ और क्या हो गया, हाइट। लेकिन रियल वर्ल्ड में एक सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है टाइम। अगर आप लोग कोई मूवी देख रहे हो तो मूवी में सिर्फ फोटो स्टिल नहीं होती, वो चेंज होती है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसमें हर एक चीज की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम भी एक डायमेंशन हो गया, समझ में आ गया ये चीज। तो डायमेंशन एनालिसिस में हम ये देखेंगे, जो फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके अलावा और क्या देखेंगे हम, सारे के सारे 11th और 12th के जितने भी फिजिक्स के टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स से हम फेमिलियर हो जाएंगे इसी चैप्टर के अंदर, और उनकी यूनिट भी पता कर लेंगे, उनका फॉर्मूला भी पता कर लेंगे, उनकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन भी समझ लेंगे, और उनका डायमेंशन एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट होता है सबसे पहले कि भाई ये मेजरमेंट की जरूरत क्यों होती है। तो क्यों होती है, एग्जैक्टनेस बताने के लिए। कोई किसी से बड़ा है लेकिन एग्जैक्टली कितना बड़ा है, तो वो बताने के लिए हम मेजर करना पड़ेगा। 7 सेंटीमीटर बड़ा है, 2 kg ज्यादा है, लाइक दैट। सेकेंड चीज फिजिकल क्वांटिटी, तो हर वो क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटीज को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं, ये इंडिपेंडेंट होती है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। और कुल मिला के 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बनाई गई है, जो एक बेस है, एक स्टैंडर्ड है, और बाकी सारी की सारी क्वांटिटी इन 7 के ऊपर डिपेंड करती है। वो 7 क्वांटिटी कौन सी है, पहले नंबर पे आता है मास, ठीक है। मास को हम m से डिनोट करते हैं, और उसको मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट होती है किलोग्राम्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में केजी से डिनोट करते हैं। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम। टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, टी से, हाँ, और उसको मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट होती है सेकंड्स, जिसको हम डिनोट करते हैं एस से। तीसरा है लेंथ, जिसको हम जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, और उसके मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, स्मॉल एम उसका नोटेशन है। इलेक्ट्रिक करंट हो गया, जिसको आई से, यूनिट उसकी एम्पियर, ए से। टेम्परेचर को टी से, उसकी यूनिट होती है मेजर करने की केल्विन, जिसको के से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी किससे डिनोट करते हैं, उसको एलवी से, और उसको मेजर करने की यूनिट होती है कैंडेला, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है सीडी। और लास्ट आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको एन से डिनोट करते हैं, मेजर करने की यूनिट होती है मोल। एमओएल फुल फॉर्म है, एमओएल उसका शॉर्ट फॉर्म है, ये समझ लो। तो टोटल ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जिसमें अगर आप देखोगे ना, बेसिकली ये 3 तो बहुत ज्यादा यूज होंगे, एम, एल और टी, ये तो एकदम दिमाग में बैठ ही जाएगा। जब हम डायमेंशंस देखते हैं तो हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज को इन तीनों के रिस्पेक्ट में एनालाइज करते हैं कि वो इन तीनों के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है। तो ये हो गई फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड क्वांटिटी, ये वो क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल पे डिपेंड करती है या उसके बेसिस पे डिराइव की जाती है, जैसे कि वेलोसिटी, जो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो गई, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकेंड। तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड, जो कि बेस क्वांटिटी की यूनिट के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसके अलावा एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज है। तो बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम ये दोनों के अलावा, फंडामेंटल और डिराइव्ड के अलावा, एक और क्वांटिटी है
दो और क्वांटिटी है जिनको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं। इसमें आते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, जो आप क्लास 10th में पढ़ते थे, ये इस तरीके से देखो, एक सेक्टर बन रहा है, सेक्टर एंगल जो बनता था जिसको हम क्या बोलते थे, थीटा से डिनोट करते थे, यही सेक्टर एंगल यहां पर क्या हो गया, प्लेन एंगल हो गया। समझ में आ गया। सॉलिड एंगल क्या है, उसका 3D वर्जन, एक स्फीयर में एक एंगल कट कर लो, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले एग्जांपल दे रहा था, बाकी लोग नहीं आए थे। तो वाटरमेलन को हम अंदर कलर कैसा है चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसको अंदर से काट के एक स्लाइस निकालते हैं ना, वो जो स्लाइस जो बन रहा है अंदर में, जो एंगल बना रहा है, जो पिरामिड के शेप में दिख रहा है, वो सॉलिड एंगल हो गया। समझ में आ गया ये चीज। तो ये दो फिजिकल क्वांटिटीज और हैं जिनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के में रखा गया है। ठीक है, अब क्यों और क्यों कैसे स्पेशल है वो देखेंगे, लेकिन आपको एक चीज जानना जरूरी है कि प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन, और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, स्टे रेडियन। SR का मतलब होता है स्टे रेडियन। ठीक है, डिग्री वाला और रेडियन वाला कन्वर्शन कितने बच्चों को आता है, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, एक बार हाथ उठाओ तो। ऑलमोस्ट सबको आता है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके। फिर आते हैं मेजरमेंट। तो मेजरमेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। अगर मान लो कोई भी क्वांटिटी Q है, तो पहले तो एक नंबर लिखेंगे, दूसरा उसकी यूनिट लिखेंगे, जैसे कि 5 मीटर या फिर 500 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल N और U ये दो चीजें रहेंगी। N न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, U क्या रहेगी, उसकी यूनिट रहेगी। ओवरऑल ये वाली पूरी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जैसे यहां पर मान लो क्वांटिटी ऑफ राइस 5 kg है, और 5 kg को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5000 ग्राम्स लिख सकता हूँ। तो ये दोनों चीजें सेम है, क्वांटिटी ओवरऑल क्या है, कांस्टेंट है यहां पर। समझ में आ गया ये चीज। अब यहां पर एक और चीज बताई गई है, क्या समझ में आ रहा है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो अगर देखा जाए यहां पर N1 की वैल्यू 5 थी, U1 की वैल्यू क्या थी, kg, यूनिट kg था। N2 अब नंबर तुम्हारा क्या हो गया, 5000, और यूनिट क्या हो गई आपकी, ग्राम्स। तो इसका मतलब है ओवरऑल वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, और अगर मान लो यूनिट जो है वो बढ़ेगी तो नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ग्राम से kg में गए तो नंबर वाली वैल्यू क्या हो गई, यहां पर रिड्यूस हो गई। समझ में आया ये चीज। ठीक है, तो ये ओवरऑल बताने का मतलब था। अब इसके बाद क्या रहा है, फिजिकल यूनिट्स। तो फिजिकल यूनिट्स में वही फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स जो हमने देखा। इसके पहले मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी बताया था। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट्स होंगी उसको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोल देंगे। तो उसमें कौन से आएंगे, यहां पर देखो फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से आएंगे, यहां पर मेंशन नहीं किया है क्या, ये है फंडामेंटल यूनिट्स कौन से आएंगे, केजी हो गया, सेकंड्स हो गया, मीटर हो गया, एम्पियर हो गया, केल्विन हो गया, कैंडेला हो गया, ये सारे के सारे फंडामेंटल यूनिट्स। और डिराइव्ड यूनिट्स कौन से आ गए, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सारे के सारे जो इनके ऊपर डिपेंड करेंगे, वही चीज है। क्लियर हो गया यहां तक सभी को। इसके बाद आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब कि एक्चुअली क्या हुआ, जैसे जैसे फिजिक्स इवॉल्व हुआ, आगे बढ़ते गया, लोगों ने पढ़ा, तो उसको डॉक्यूमेंटेशन चालू किया, उसका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बनाना चालू किया कि भाई उसको किस तरीके से मेजर करें। तो अलग अलग समय पे अलग अलग कंट्रीज में स्टैंडर्ड्स दिए गए। जैसे कि पहले अगर देखोगे CGS स्टैंडर्ड, CGS सिस्टम बना। CGS में C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम्स, और S का मतलब होता है सेकेंड्स। ये तीन बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी जो सबसे ज्यादा यूज होती, कौन कौन सी, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड्स। ये किसके लिए, सेंटीमीटर किसके लिए है, लेंथ, ग्राम्स किसके लिए है, मास, और सेकेंड किसके लिए, टाइम। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सा हो गया, मास, लेंथ और टाइम। इसी के बेसिस पे ज्यादातर सिस्टम का कैटेगराइजेशन हुआ है। तो CGS में ना लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम्स, और टाइम के लिए क्या लिया, सेकेंड्स मेजरमेंट यूज किया। FPS जो सिस्टम आया, तो F का मतलब क्या हो गया यहां पर, फुट, जो स्क्वायर फीट प्लॉट का लेंथ हम मेजर करते हैं, अगर कभी ध्यान होगा तो फुट मतलब वो हो गया। P का मतलब क्या हो गया, पाउंड। पाउंड हम कहां पर यूज करते हैं, यूजुअली केक कितना केजी, कितना पाउंड का है, तो उसमें यूज करते हैं। और S का मतलब क्या हो गया, सेकेंड्स। तो ये तीनों की ही दूसरा सिस्टम है। तीसरा कौन सा हो गया, MKS। M में हो गया मीटर, K का मतलब हो गया केजी, और S का मतलब हो गया सेकेंड्स। तो तीन अलग अलग सिस्टम्स यहां पर इवॉल्व हुए, और सबसे फाइनल सिस्टम जो अडॉप्ट हुआ है वो SI सिस्टम है। SI का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, वो मेरे ख्याल से जर्मन वर्ड था, इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम, ऐसा कुछ था, जिसके बेसिस पे SI उसका फुल फॉर्म दिया गया है। और इसमें भी MKS वाले ही तीन बेसिक क्वांटिटी हम यहाँ पर यूज करते हैं। मतलब यहाँ पर भी हम मास को किससे
मेजर करते हैं केजी से, ठीक है, लेंथ को किससे मेजर करते हैं, मीटर से, और टाइम को किससे मेजर करते हैं, सेकंड से। तो आगे हम जितने भी यूनिट्स पढ़ेंगे सारे के सारे एसआई सिस्टम वाले पढ़ेंगे, ठीक है। और स्टार्टिंग वाली स्लाइड में जो बताया वो भी एसआई वाले थे। अब इसमें नीचे स्टार मार्क करके एक लाइन लिखिए, क्या है, पढ़ो तो उसका मतलब। सीजीएस, एमकेएस और एसआई सिस्टम, ये कौन सा सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम या फिर मैट्रिक सिस्टम, इसका मतलब क्या है। ओके, और इसका एक और मतलब बताता हूं, जैसे अगर मान लो तुमको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 100, ठीक है। लेकिन अगर तुमको फीट को मीटर में बदलना है तो डिवाइडेड बाय 100 करने से होगा क्या, नहीं होगा, वो कुछ और होता है, 3.3 होता है, समथिंग ऐसा कुछ होता है। तो इनका कन्वर्जन सीजीएस, एमकेएस और एसआई का कन्वर्जन करने के लिए सीधे 100, 10 या 10 के मल्टीपल से डिवाइड या मल्टीप्लाई करके हो जाता है। लेकिन एफपीएस सिस्टम में वैसा नहीं होता, इसलिए इन्हें मैट्रिक सिस्टम या डेसिमल सिस्टम बोल देते हैं। क्लियर हो गया ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में मैंने डिस्कशन किया था, जिसमें सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमने देखा, एक रेडियन और दूसरा क्या है, स्टे रेडियन। रेडियन किसकी यूनिट है, प्लेन एंगल की, और स्टे रेडियन किसकी यूनिट है, सॉलिड एंगल की। तो वो जो मैं आपको 3D वाला स्फीयर वाला एंगल बता रहा था, अगर जूम करके दिखाऊंगा तो वो कुछ ऐसा है, समझ में आ गया ये चीज। तो ये सॉलिड एंगल आपका बन रहा है। सॉलिड एंगल को डिनोट करते हैं ओमेगा से, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये ओमेगा होता है, ठीक है। और प्लेन एंगल को डिनोट करते हैं हम आर से। प्लेन एंगल के रिस्पेक्ट में एक फॉर्मूला ध्यान में रखना, ये वाला जो पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ, ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है, रेडियस। तो जो थीटा की वैल्यू होती है वो इन दोनों का रेशियो होता है। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस डिवाइडेड बाय आर। क्या ये क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन यहां थीटा किस में आएगा, रेडियन में आएगा, डिग्री में नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना है। ये रेशियो यहां तक क्लियर हो गया सबको। अच्छा, सॉलिड एंगल के लिए मैंने नहीं बताया, सॉलिड एंगल का क्या फॉर्मूला बनेगा। सॉलिड एंगल को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको ओमेगा बोलते हैं, और ये होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर, मतलब रेडियस स्क्वायर। इसका क्या मतलब हो गया, जैसे अगर इसी को मैं यहां पर अलग से निकाल के बताऊं, ये पैराशूट टाइप का दिख रहा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज, ये पैराशूट टाइप का सिस्टम दिख रहा होगा। तो यहां पर पैराशूट का ये वाला जो एरिया है, ये एरिया कैलकुलेट करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, आर स्क्वायर। तो पैराशूट के स्टेप से स्ट्रिंग बंधी होती है ना, तो ये उसकी जो लेंथ हो गई ना, उसको आर कंसीडर करेंगे। तो आर स्क्वायर करोगे तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, सॉलिड एंगल मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सभी को, ठीक है, ओके। इसके बाद आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को डायरेक्शन के बेसिस पे भी क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अगर वो क्वांटिटी जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, जिसका डायरेक्शन एनालिसिस जरूरी होता है, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया थ्योरेटिकल पार्ट पूरा, ओके। यहां से आता है डायमेंशन एनालिसिस। तो पूरी की पूरी स्टोरी जो है ना, या पूरा जो कोर है इस चैप्टर का, वो यही टॉपिक है, डायमेंशन एनालिसिस। तो इसमें थोड़े बहुत कुछ चीजें तो नोट करते चलना, इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। देखो पहले डायमेंशन एनालिसिस, इसके बाकी का अगर तुम लोग प्रॉपर रिटर्न नोट्स बनाना चाहते हो तो 2-3 पेज छोड़ सकते हो, अगर नहीं बनाया तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उसको अच्छे से नोट करके रख लेना, ठीक है। और फिर लिखो डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस। तो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, dimension of a physical quantity are the powers to which fundamental units are to be raised in order to represent physical quantity। और डायमेंशन का जो फॉर्मूला है वो ये है, इस प्रकार का होता है, मतलब m रेस टू पावर a, l रेस टू पावर b, t रेस टू पावर c। और ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी अभी हमने लिया है, इसके अलावा भी ले सकते हैं। m का मतलब यहां पर क्या हो गया, मास, और टी का मतलब, एल का मतलब लेंथ, और टी का मतलब क्या हो गया, टाइम।
और ए बी सी उसके एक्सपोनेंट वैल्यू है, और हमेशा डायमेंशन फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। क्लियर हो गया ये चीज। अब सबसे सिंपल फॉर्म में आते हैं एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? दो लेंथ्स के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब इसके डायमेंशन में 2l आएगा, मतलब यहां पर l का एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा? 2। क्या ये मास के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं। क्या ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? m⁻0 l2, और ये क्या हो जाएगा? t0। क्या ये क्लियर हो गया? और अगर आपको डायमेंशन पता है तो आप उसका यूनिट भी बता सकते हो। तो यहां पर l2 है, l की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का भी पता है सबको, क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो क्या हो जाएगा? m0 l3 t0। क्लियर हो गया? डेंसिटी, अच्छा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सारे फिजिक्स के फॉर्मूले अप टू क्लास 12 जितने भी हैं सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है आप जानते हो सकता है आप नहीं जानते हो, तो उसमें परेशान नहीं होना। नहीं जानते हो तो चुपचाप उसको नोट करना और वो चीजें लिखते जाना। ठीक है, तो जैसे डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला पता था? मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लास 9th में मेरे ख्याल से पढ़ते हैं इसको। ठीक है, m/v। तो मास मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? m, और वॉल्यूम मतलब क्या आ गया? l3। अपॉन में है तो इसका डायमेंशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? m की पावर 1, l की पावर क्या हो जाएगा? -3, और t की पावर क्या हो जाएगा? 0। क्लियर हो गया ये चीज? और इसका आप स्टैंडर्ड यूनिट भी बता सकते हो, SI यूनिट भी बता सकते हो। क्या हो जाएगा? मास की यूनिट क्या होती है? kg, और यहां पर क्या हो जाएगा? पर मीटर क्यूब, या kg m⁻⁴ क्या हो जाएगा? ये -3। चलो नेक्स्ट, स्पीड या वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की यूनिट l, और इसका डायमेंशन टाइम का क्या हो जाएगा? t, और ये क्या आ जाएगा? m0 l t-1। क्लियर हो गया ये? कुछ कुछ तो आपको बिल्कुल पता ही होने चाहिए स्टार्टिंग के। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी का भी हमने ऊपर डिराइव किया, क्या होता है? lt-1, lt-1 डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा। तो ये टाइम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? lt-2। तो उसका डायमेंशन क्या बनेगा? m0 lt-2। समझ में आ गया? यूनिट क्या आ जाएगी? तो l की यूनिट होती है मीटर, और टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। यहां पर देखते जाओ किसके किसके फॉर्मूले तुम लोगों को पता है, डायमेंशन यूनिट एक एक करके देखते जाएंगे। हाँ, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। लिखते जाओ, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको तो लिखते जाना है। अगर लिखा हुआ है तो ठीक है। किसने किसने लिख के रखा है? तुम दोनों का है? बहुत सारे बच्चों का है, ओके। नहीं है? और पीछे वैष्णवी तुम लोगों का नहीं है, तो तुम लोग लिखते चलो, ठीक है। हाँ, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास के लिए डायमेंशन क्या आ जाएगा? m, है ना, और वेलोसिटी का क्या होता है? l t-1, यही होता है। तो ओवरऑल इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? m1 l1 t-1, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। क्लियर हो गया ये चीज? यूनिट क्या होगी मोमेंटम की? केजी मीटर पर सेकेंड। इसी से देख के बना सकते हो, इसका केजी, इसका मीटर, और ये क्या हो जाएगा? पर सेकेंड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या है? फोर्स। आपने ये पढ़ा है F इज इक्वल टू m इंटू ए, याद है कि नहीं? m का मतलब क्या होता था? मास। a का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। मास के लिए डायमेंशन हो गया m, एक्सेलरेशन का थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, क्या था? l t-2। तो ओवरऑल इसका डायमेंशन क्या बन जाएगा? m l t-2। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसकी SI यूनिट क्या बनेगी? देखो एक बार बताओ। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बनेगी SI यूनिट। लेकिन अगर आप इसकी एक और यूनिट देखोगे, SI यूनिट जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या है? न्यूटन्स। ठीक है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। दोनों चीजें ध्यान में रखना है। कई बार हमें ना फिजिकल क्वांटिटी को समझना या पहचानना पड़ता है उसकी यूनिट से,
तो ये वाला भी फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, दूसरा वाला भी यूनिट पता होना चाहिए, ठीक है, जिसके लिए स्पेशली नाम दिया है। नेक्स्ट क्या, वर्क। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का भी आपने यहां पर निकाल लिया, फोर्स का क्या है mlt-2 इंटू डिस्टेंस कर दो, तो डिस्टेंस का क्या होगा l, तो ओवरऑल इसका डायमेंशन क्या बन जाएगा ml2t-2। समझ में आ गया सभी को ये ml2t-2। और इसका यूनिट क्या होगा, तो भाई देख लो यहां पर इसका यूनिट जूल होता है, या फिर और क्या लिख सकते हैं हम इसको, न्यूटन मीटर, ये भी हो सकता है, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई मीटर, तो न्यूटन मीटर या फिर जूल, दोनों चीजें क्या है सेम है। क्या ये क्लियर है सभी को? जो जो चीजें बच्चों ने नहीं लिखी जिन्होंने, वो नोट करते चलना, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था तो कई बच्चों ने नोट करके रखा है, कुछ बच्चों ने नहीं किया, तो अपने हिसाब से वो नोट करते जाना। क्योंकि देखो अभी नोट करना इसलिए जरूरी है कि इसके बाद मैं थोड़े न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, इनका यूज होगा, लिखा हुआ नहीं रहेगा तो फिर कहां खोजोगे उस चीजों को। एनर्जी, अमाउंट ऑफ वर्क, तो अमाउंट ऑफ वर्क का कन्वर्जन ही एनर्जी है, तो वर्क और एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा सेम, यूनिट क्या होगी सेम, तो इसलिए एनर्जी का डायमेंशन और एनर्जी की यूनिट दोनों की दोनों सेम होती है। इसका भी यूनिट क्या आ जाएगा, जूल्स आ जाएगा, और डायमेंशन सेम आएगा। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क, तो भाई वर्क जो है वो ये हमने यहां पर देखा था, वर्क ये यहां पर लिख देता पावर, वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क का डायमेंशन है ml2t-2 अपॉन टाइम, मतलब अपॉन में क्या आ गया t, तो इसका पावर का डायमेंशन क्या बन जाएगा ml2t-3। क्या ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है, और पावर की यूनिट क्या होगी देख के बताओ, जूल पर सेकेंड या फिर एक और, हाँ न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ये भी सही है, क्योंकि न्यूटन मीटर किसकी यूनिट हो गई, वर्क, वर्क इज इक्वल टू क्या है एनर्जी, एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम मतलब क्या हो जाएगा यहां पर पावर, तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड बोल सकते हो, जूल पर सेकेंड बोल सकते हो, एक और नाम क्या लिख, वॉट, वॉट या फिर किलो वॉट, ठीक है, वो अलग अलग उसका कन्वर्जन है, तो इसकी एक और यूनिट आप लिख सकते हो वॉट, कैपिटल W से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये सारे ना जो फिजिसिस्ट थे उनके नाम पे लिखे गए यूनिट्स हैं, तो इसलिए जनरली उनको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसे न्यूटन के नाम पे कैपिटल N, जूल के नाम पे कैपिटल J, वॉट के नाम पे लाइक दैट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रेशर। ये प्रेशर भी तुम लोग क्लास 9th में पढ़ते हो, है ना। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, याद होगा ये चीज। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है ml-t-2, है ना, डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया मतलब क्या हो जाएगा L2, समझ में आ गया। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या हो जाएगा ml-1t-2, क्या ये समझ में आ गया, ये हो गया प्रेशर का डायमेंशन, और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, फोर्स मतलब न्यूटन, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और क्या है इसका एक और यूनिट है पास्कल्स, तो इसको और एक और नाम है PA, पास्कल, इससे डिनोट करते हैं। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर इसको क्या बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। अब ये शायद तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ना इसके पहले 9th और 10th में, आगे पढ़ोगे। तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो आप इसको शॉर्ट में देखो, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा न्यूटन मीटर, समझ में आ रहा है ये चीज। तो इसका डायमेंशन और वर्क का डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, क्योंकि वर्क भी क्या है फोर्स इनटू डिस्टेंस, यहां पर भी क्या है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो देख लो यहां पर दोनों का डायमेंशन, तो वर्क का डायमेंशन और मोमेंटम ऑफ टॉर्क दोनों का डायमेंशन क्या होगा सेम, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले में आपको फोर्स इनटू क्या मिल रहा है डिस्टेंस। समझ में आ गया ये चीज, यूनिट यहां पर न्यूटन मीटर। नेक्स्ट आते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। हाँ, तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं,
हाँ बताओ कब और कैसे पढ़ा था? F इज इक्वल्स टू, ये वाला फॉर्मूला याद होगा ना, F इज इक्वल्स टू G M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर या D स्क्वायर, जो भी आप लोग लिखते होंगे, आप लोगों को ये थोड़ा बहुत याद होगा। अगर कोई भी दो बॉडीज है तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, वो जो फोर्स होता है वो दोनों के मास के प्रोडक्ट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों के बीच के डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मेरे ख्याल से 9th ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर ये आता है। डिलीट तो नहीं हो गया ना, पहले हुआ करता था, है ना ये वाला चैप्टर? त्रिषा क्या बोल रहा हो, सुन रहे हो ना? क्या बोला बताओ? ये वाला टॉपिक आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का। अगर कोई भी दो प्लैनेट्स है, एक एग्जांपल के लिए लेता हूं, एक प्लैनेट का मास m1 है, दूसरे प्लैनेट का मास m2 है, तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो उस पे बेस्ड ये फॉर्मूला है। क्या है वो? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दोनों के मास के प्रोडक्ट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल, और दोनों के बीच के डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहां पर जो G होता है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और अगर G की वैल्यू निकालना चाहे तो वो कैसे निकलेगी? R स्क्वायर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये दोनों अपॉन में आ जाएगा। अपॉन में आ जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, मास इंटू मास। तो यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G जो है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास इंटू मास। अब अगर आपको इसका डायमेंशन चाहिए तो फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है देख लो जल्दी से, mL2T-2, तो यहां पर आ जाएगा mL2T-2। डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, अपॉन मास इंटू मास मतलब क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, सॉरी mL T-2, हाँ mL T-2, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मास स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा देख लो इसका डायमेंशन, m-1 L3T-2। समझ में आ गया ये? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, इंपल्स ऑफ फोर्स। इंपल्स ऑफ फोर्स का फॉर्मूला, उससे निकाल लोगे डायमेंशन। तो ये पूरा टेबल फिलहाल में समझ में आ गया ना, मतलब इसका कोर क्या है, कंसेप्ट क्या है। आपको ये सारी फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, ये सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज है, ये सारे के सारे लॉज है फिजिक्स के जो उस पर अप्लाई होते हैं, या फॉर्मूला आप बोल सकते हो। यहां पर उसके बेसिस पे हम उसका डायमेंशन निकालते हैं, और डायमेंशन के हिसाब से उसका यूनिट डिफाइन करते हैं। कई स्पेशल यूनिट्स होती है, जैसे कि फोर्स के लिए यूनिट होती है, वैसे तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन उसके लिए हम न्यूटन ऐसा यूनिट यूज करते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? और कौन कौन से हैं एक बार देखते चलते हैं आगे बढ़ के। सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, ये सारे के सारे। अच्छा एंगल पे आते हैं, थोड़ा सा एंगल देखो। एंगल अभी हमने देखा था, एंगल के फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन, ठीक है, और आर्क की यूनिट भी लेंथ होती है, रेडियस की यूनिट भी क्या होती है, लेंथ। तो ओवरऑल इसका डायमेंशन क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, m0 L0 T0, मतलब ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगल अपॉन क्या होता है, टाइम। एंगल डायमेंशन लेस हो गया, और टाइम अपॉन में टाइम, मतलब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 L0 T-1। ये क्लियर हो रहा है? एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ये सारे वो फॉर्मूले से। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारे किनके रेशियोज होते हैं, साइड्स के रेशियो। तो साइड अपॉन साइड, एल अपॉन एल मतलब कट जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। क्लियर? कांस्टेंट जो है ना फिजिक्स में, दो तरह के कांस्टेंट्स होते हैं, एक तो यूनिट डायमेंशन लेस वाले भी होते हैं, और एक डायमेंशन वाले भी होते हैं, दोनों तरह के। अभी बीच में थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल से आया था, ये एक बार देखो इसमें होगा, हाँ स्ट्रेन, जैसे स्ट्रेन जो है ना ये भी एक्चुअल में रेशियो है, और यहां पर कई सारे जनरली जो रेशियोज होते हैं ना वो क्या होंगे, डायमेंशन लेस होंगे। जैसे स्ट्रेन किसका रेशियो है,
चेंज इन वन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, ये इसको स्ट्रेन बोलते हैं, और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो डायमेंशन वाला कांस्टेंट होता है। तो फिजिक्स में आपको दो टाइप के कांस्टेंट्स मिलेंगे, एक विथ डायमेंशन और दूसरा विदाउट डायमेंशन। ठीक है, एक बार दोनों को देखते चलेंगे। नहीं, डायमेंशन लेस का मतलब होता है कि वो किसी भी बेस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ऐसा मतलब जैसे कि एंगल जो है वो आर्क अपॉन रेडियस हो गया, तो लेंथ अपॉन लेंथ वो कट गया, मतलब ये एम मास लेंथ और टाइम इन तीनों के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का हो गया प्लांक कांस्टेंट। ये प्लांक्स कांस्टेंट जो है ना, देखो ये भी कांस्टेंट है लेकिन ये विथ डायमेंशन है, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी ये क्या हो गया, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गया। अगर कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में रिलेटिव वर्ड आता है तो वहां पर दोनों क्वांटिटीज का रेशियो लिया जाता है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम क्वांटिटी होती है, बस नंबर अलग अलग होता है। उस सिचुएशन में वो क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो जाएगी हमेशा। जैसे कि अगर एंगल की भी बात किया जाए तो लेंथ अपॉन लेंथ हो गया था। ठीक है, स्ट्रेन की भी बात करें तो सेम डायमेंशन था ऊपर और नीचे का, तो वो कट के क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। ठीक है, इसके अलावा और कौन से हो गई, ये देखो नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी दिख रही, यहां तक तो हो गया जो आपकी मैकेनिकल क्वांटिटीज है। इसके बाद ये आपकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आ गई। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज जो आप जनरली 10th में पढ़ते हो, तो 10th में सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको आप किससे डिनोट करते थे, याद करो, क्यू से। याद आया ये चीज? और आई इज इक्वल टू क्या होता था, क्यू बाय टी, ये याद है? तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू टी। आई मतलब करंट, टी मतलब टाइम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो टाइम इंटू क्या हो जाता है, करंट हो जाता है। तो यहां पर ये जो क्वांटिटी है मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टाइम और करंट के ऊपर। तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 L0 t, और यहां पर क्या आ जाएगा, a। क्या ये क्लियर हो गया? अब यहां पर देखो a एक और डायमेंशन इसमें आ चुका है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क का डायमेंशन हमने निकाला हुआ था, डिवाइडेड बाय चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, TA। ये वर्क का डायमेंशन डिवाइडेड बाय क्या हो गया, चार्ज का डायमेंशन। तो क्या हो जाएगा, ये ML2 कितना हो जाएगा, ये T-3 और a रेस टू पावर क्या हो जाएगा, -1। क्लियर हो गया? तो ये सारे के सारे डायमेंशन हो गए जो कि इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है, उनके डायमेंशन और उनकी यूनिट्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्स होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट्स होती है। रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। ये पढ़ा होगा R इज इक्वल टू V अपॉन I, याद है ना ये? तो V वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गई उसका डायमेंशन, डिवाइडेड बाय I करंट का डायमेंशन A। तो ओम जो आपकी SI यूनिट होती है रेजिस्टेंस, उसका डायमेंशन ये हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? कैपेसिटेंस आप लोगों ने नहीं पढ़ा है 10th में, ये 12th में आता है। उसकी डेफिनेशन लिखी, तो उसको बता के अभी कोई मतलब है नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद ये सारी मैग्नेटिक क्वांटिटीज है, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब भी आप 12th में पढ़ते हो, तो उसको भी अभी मैं नहीं बताता। तो ओवरऑल ये सारी फिजिकल क्वांटिटी, उनके फॉर्मूले कुछ बेसिक आपने 9th और 10th में पढ़े हैं, और कई सारे 11th में पढ़ोगे और 12th में पढ़ोगे। तो इन सब के हमने क्या देखा कि डायमेंशन एनालिसिस कैसे होता है, मतलब हम उसके डायमेंशंस को कैसे बता सकते हैं, वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है। जिसमें जनरली मास, लेंथ, टाइम, ज्यादातर क्वांटिटी इन तीनों के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी करंट के ऊपर भी डिपेंड करती है, तो उसके हमने डायमेंशन एनालिसिस देखे। अब पढ़ते क्यों है, ये डायमेंशन क्यों निकालते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो उसका आंसर है, 3 रीजन यहां पर लिखे हुए हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के अंदर। ठीक है, पहला है टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अगर आपको MKS सिस्टम में दिया है, आपको CGS में कन्वर्ट करना है, ये MKS में दिया हुआ है, आपको SI सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो ये कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं, पहला। सेकेंड है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन, मतलब फिजिकल रिलेशन जो क्वांटिटीज के बीच में बन रहा है वो सेम है या नहीं।
जैसे कि एग्जांपल के लिए आप लोगों ने ये पढ़ा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पढ़ा, ये इक्वेशन याद होगा, ठीक है, लॉस ऑफ मोशन के अंदर हमने जो पढ़ा था। तो v क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है बताओ? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब m क्या हो जाएगा? 0, l t माइनस 1, ये हो गया v का डायमेंशन, समझ में आ गया। u भी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी, तो उसका भी डायमेंशन क्या आएगा? सेम, ये हो जाएगा m0 l t माइनस 1। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? m0 l t माइनस 2, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है? t। मतलब ओवरऑल 80 का जो डायमेंशन बनेगा वो क्या बन जाएगा? m0 l t माइनस 1। तो यहां पर हर एक क्वांटिटी के जो डायमेंशन है वो सेम है या सेम आने चाहिए। अगर मान लो किसी भी एक क्वांटिटी का डायमेंशन सेम नहीं है, मतलब वो रिलेशन करेक्ट नहीं है, वो फिजिकल रिलेशन क्या है? इनकरेक्ट है। जैसे कि अगर मान लो मैं 5 kg और 7 मीटर दोनों को ऐड कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता हूं, तो ये इनकरेक्ट रिलेशन हो गया। उसी तरीके से अगर आप चेक करना चाहते हो कोई फिजिकल रिलेशन करेक्ट है या नहीं, तो आप डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला करते हैं, लिखो कन्वर्ट क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। पहले एप्लीकेशन पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। टू कन्वर्ट क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। टू कन्वर्ट क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ओके, तो अगर हम क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करें, तो क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम n1 u1, ये उसका रिप्रेजेंटेशन होगा मेजरमेंट का। n1 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 मतलब उसका यूनिट। ये पहले सिस्टम में, सिस्टम 1 में है। और सिस्टम 2 में उसका नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ और आएगा, यूनिट चेंज हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? n2 u2। ओवरऑल ये दोनों चीजें क्या होती? कांस्टेंट, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। अब u1 जो है, मतलब जो भी यूनिट है उसकी, उसका डायमेंशन मान लेते हैं m1 l1 t1 है, और उसके एक्सपोनेंट में abc आ रहा है। u2 में भी सेम डायमेंशन होगा, मतलब एक्सपोनेंट तो सेम होगा abc, लेकिन इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, m2 l2 और t2 की वैल्यू। ठीक है, कैसे? एक एग्जांपल से मैं बताऊंगा। तो ओवरऑल देखा जाए, अगर मैं इन दोनों को कन्वर्ट कर रहा हूं, तो n1 u1 की जगह पे क्या आ जाएगा? m1a l1b t1c, u2 की जगह पे ये आ जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? अब इस टर्म को अगर मान लो मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो n2 इज इक्वल्स टू, या इस टर्म को इधर किया, सॉरी, n2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? m1 अपॉन m2 रेस टू पावर क्या हो जाएगा? a। फिर क्या आ जाएगा? L1 अपॉन L2 होल रेस टू पावर क्या हो जाएगा? B। T1 अपॉन T2 होल रेस टू पावर क्या हो जाएगा? C। तो ओवरऑल हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन करने के लिए। तो अगर आप ये चीज नोट कर लोगे, बाकी पूरा नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू कन्वर्ट क्वांटिटी फ्रॉम सिस्टम 1 टू सिस्टम 2। नोट कर लिया? चलो, अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहां पर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, यहां पर सामने आपको एक एग्जाम्पल है, नोट कर लो। कन्वर्ट 1 जूल टू एर्गॉन। कन्वर्ट 1 जूल टू एर्गॉन। अब जूल किसकी यूनिट है? एनर्जी की। ठीक है, एर्गॉन जो है वो भी एनर्जी की यूनिट है, लेकिन जूल जो है वो एनर्जी की एसआई यूनिट है, और एर्गॉन जो है वो एनर्जी की सीजीएस यूनिट है।
क्लियर हो गया ये चीज? तो आपको एसआई यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। 1 जूल को 1 एर्गॉन में कन्वर्ट करना है। क्लियर हो गया यहां तक सबको? ओके। तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए आप जो सिस्टम फॉलो करोगे, पहले तो यहां पर लिख लो जूल एसआई यूनिट और यहां पर एर्गॉन सीजीएस यूनिट। जूल एसआई यूनिट, सीजीएस एर्गॉन सीजीएस यूनिट, ये जिस फॉर्म में है और ये जिसमें कन्वर्ट करना है। क्लियर हो गया यहां तक सबको? अब देखो इसके बाद सबसे पहला टास्क हमारा क्या होगा? इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें ये सारे वैल्यूज नोट डाउन करेंगे। कौन सी वैल्यूज? N1, M1, L1, T1। ठीक है, तो N1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि यहां पर कितना जूल है? 1 जूल है, इसलिए N1 कितना आ गया? 1। M1, M मतलब मास, तो मास की यूनिट इस सिस्टम में, फर्स्ट सिस्टम में मास की यूनिट क्या होती है? केजी, और 1 केजी कितना होता है? 1000 ग्राम्स। ठीक है। L1, L1 मतलब लेंथ, लेंथ की यूनिट होती है 1 मीटर एसआई सिस्टम में, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 सेंटीमीटर। और T1 मतलब टाइम, जिसकी यूनिट होती है 1 सेकेंड। ये सिस्टम 1 आ गया, एसआई सिस्टम आ गया, ये सिस्टम 2। तो सिस्टम 2 में आपको N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो N2 क्वेश्चन मार्क हो गया। अब आपको यह पता होना चाहिए कि सीजीएस में मास की यूनिट क्या होती है। तो सीजीएस में मास की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मतलब क्या होती है? ग्राम्स। तो M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर? 1 ग्राम्स। समझ में आ गया? सीजीएस सिस्टम में मास की यूनिट ग्राम्स होती है, तो M2 आ गया 1G। L2 लेंथ की यूनिट क्या होती है? C का मतलब क्या? सेंटीमीटर, तो ये आ गया 1 सेंटीमीटर। T2 की वैल्यू क्या होती है? 1 सेकेंड्स। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब आपको पता होना चाहिए एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है। तो बताओ एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ML2 T-2, ये होता है एनर्जी का डायमेंशन। क्या ये क्लियर हो गया? अब यहां से आप ए, बी और सी आइडेंटिफाई करो। जो m की पावर है दैट इज 1, ये हो गया आपका a, ये हो गया b और ये हो गया c। तो यहां पर साइड में लिख लो a, b और c की वैल्यूज। यहां तक क्लियर हो गया? डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। यहां तक हो गया सबका? अब लास्ट में मैंने एक नोट करने के लिए बोला था फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला? चेक करो। N2 इज इक्वल्स टू N1, फिर क्या लिखा था? ब्रैकेट M1 अपॉन M2 रेस टू पावर A, फिर क्या था? L1 अपॉन L2 रेस टू पावर B, फिर क्या था? T1 बाय T2 रेस टू पावर क्या था? C। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब N2 की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। यहां पर N2 इज इक्वल्स टू, तो N1 की वैल्यू क्या हो गई यहां पर? 1। यहां तक क्लियर? M1 बाय M2, तो M1 1000 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय M2। M2 की वैल्यू क्या हो गई यहां पर? 1G, और होल रेस टू पावर क्या है? A, तो A मतलब ये आ गया 1। L1 बाय L2, L1 मतलब आ गया 100 सेंटीमीटर अपॉन L2 1 सेंटीमीटर, होल रेस टू पावर B, तो B की वैल्यू कितनी है? 2। यहां तक क्लियर हो गया? T1 बाय T2, तो टाइम तो दोनों में सेकेंड ही है, 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड, होल रेस टू पावर C की वैल्यू कितनी हो गई? -2। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये ओवरऑल यहां पर देखो इस तरीके से ग्राम्स और ग्राम्स कट जाएगा, तो 1000 बाय 1, 1000 बाय 1 की पावर 1, मतलब ये कितना बन गया? ओवरऑल 1000। क्लियर हो गया? यहां पर कितना हो जाएगा? इंटू 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? ये 10,000। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? और सेकेंड बाय सेकेंड, तो उसकी वैल्यू क्या है? 1 है। 1 की रेसिप्रोकल कुछ भी करो तो मतलब आपको क्या मिल जाएगा? 1 मिलेगा। तो ओवरऑल वैल्यू आपको क्या मिल रही है? 10 की पावर कितना आ रही है? 4 जीरोस, और ये 3 जीरोस, मतलब क्या होगा? 10 रेज़ टू पावर 7 जीरोस। और इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? दूसरी यूनिट में, जो यूनिट क्या होती है? ERG, एर्गॉन। समझ में आ गया ये चीज? तो 1 जूल इज इक्वल्स टू
1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ एर्गॉन। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? हटा दूं फिर इसको मैं? त्रिषा ये क्लियर है पक्का? एक आध क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो बना के दिखाओ। चलो ये क्वेश्चन लो और इसको कन्वर्ट करके दिखाओ। तो यहां पर G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। G⁻⁻2 मतलब पर ग्राम स्क्वायर हो गया है ना। ये यूनिट गिवन है G की, और इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। अभी जो यूनिट आपको G की दी है, G क्या होता है अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, क्या है त्रिषा बताएगी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला वगैरह याद था थोड़ा बहुत? क्या था? फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन मास इंटू मास, m इंटू एम, याद होगा वाला। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, लेकिन यहां पर कौन सी यूनिट लिखी है? डाइन। और डाइन जो होती है फोर्स की, ये भी एक यूनिट होती है, लेकिन कौन से सिस्टम में होती है? सीजीएस सिस्टम में। तो अभी आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सीजीएस में लिखा हुआ है। अगर डाइन से पहचान नहीं पाए तो सेंटीमीटर और ग्राम से तो पहचान जाओगे। सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम होता है, और उसको किस में कन्वर्ट करना है? एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। क्लियर हो गया? तो चलो कन्वर्ट करो। लक्ष्य पार्थवी तुम लोगों का हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पहले डायमेंशन बता देना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन बता देना क्या होता है। m-1 L2 T-3। ये गलत बताया क्या? L3T-2। देखो इधर, G जो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन मास इंटू मास, ये होता है। तो फोर्स का देखो डायमेंशन क्या होता है? m1L1T-2। डिस्टेंस स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? L2 अपॉन मास इंटू मास मतलब क्या हो जाएगा? M2। ऐसा ही होगा, समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल जो G है उसका डायमेंशन क्या आ जाएगा? तो ये ऊपर गया तो क्या बन जाएगा? m-1 L3T-2 ये आएगा। ठीक है, एक बार करेक्ट कर लो इसको अगर किसी ने गलत लिखा है तो। तो जो G है उसका डायमेंशन आएगा m-1 L3T-2। ये इरेज कर दूं क्या? हाँ, अब इससे आपको ABC की वैल्यू पता चल गई। A की वैल्यू -1, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू -2। ओके, फिर उसके बाद यहां पर सिस्टम 1 आ गया जो कि है CGS सिस्टम, और इधर पे आ गया SI सिस्टम, सिस्टम 2। यहां पर वैल्यू लिखते चलो N1, M1, L1 एंड T1। इधर पे N2 दैट इज क्वेश्चन मार्क, M2, L2
एंड T2। तो N1 की जगह पे 6.67 इंटू 10⁻⁻⁸ M1, तो यहां पर मास की यूनिट होती है ग्राम्स, तो यहां लिख दो 1 g, और L1 लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर। T1 हो गया 1 सेकेंड। SI में कन्वर्ट कर रहे हो तो M2 की वैल्यू हो जाएगी 1 kg, जिसको आप लिख सकते हो 1000 ग्राम्स। L2 मतलब ये हो जाएगा 1 मीटर, जिसको आप लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर, और टाइम हो जाएगा 1 सेकेंड्स। यहां तक क्लियर हो गया? अब कन्वर्जन के लिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कौन सा, N2 इज इक्वल टू N1। N1 क्या आएगा यहां पर, M1 बाय M2 होल रेज टू पावर A, L1 बाय L2 होल रेज टू पावर B, T1 बाय T2 होल रेज टू पावर C। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, N2 इज इक्वल्स टू N1। N1 की जगह पे आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻⁸। M1 बाय M2, तो M1 की जगह पे आ जाएगा 1 ग्राम डिवाइडेड बाय M2 की जगह पे आ जाएगा 1000 ग्राम्स होल रेज टू पावर A। तो A की वैल्यू है यहां पर -1। L1 बाय L2 मतलब 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय L2 मतलब ये हो गया 100 सेंटीमीटर होल रेज टू पावर B, और B की वैल्यू है यहां पर 3। T1 बाय T2, तो ये तो 1 बाय 1 है, इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। होल रेज टू पावर C मतलब ये क्या हो गया, -2। यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो ये कितना आ रहा है, 6.67 इंटू 10⁻⁻⁸। ठीक है, और इस चीज को थोड़ा देखना ध्यान से, ये वाले पार्ट को हम कैसे करेंगे। तो ये 1/10 की पावर 3 होल रेज टू पावर क्या हो गया, -1, और अगर इसका ऊपर से -1 हटाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और 10 रेज टू पावर क्या बन जाएगा, ये +3। पता है ना ये चीज? ठीक है, इसके बाद सिमिलर वे में ये क्या हो जाएगा, ये 10 रेज टू पावर ये हो जाएगा 1/10 स्क्वायर, और होल रेज टू पावर क्या आ गया, 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 रेज टू पावर क्या बन जाएगा, 6। और ये तो कट गया, ये तो 1 ही हो जाएगा, 1 बाय 1, और 1 की पावर कुछ भी हो मतलब 1 ही रहेगा। तो ओवरऑल आपको मिल जाएगा 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -8 मल्टीप्लाइड बाय दीज टू नंबर्स। तो ये 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -8 इंटू 10 रेज टू पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि 10 रेज टू पावर 6 है, 10 रेज टू पावर 3 है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट 3 - 6 मतलब कितना हो जाएगा, -3। तो फाइनली मिलेगा 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11। ये इसका SI यूनिट में कन्वर्जन हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया? और इसकी यूनिट क्या लिखोगे, तो SI में फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आएगा फाइनल आंसर। हटा दूं फिर इस क्वेश्चन को मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कन्वर्ट करो उसको, 60 जूल पर मिनट, इसको कन्वर्ट करना है एक नए सिस्टम में जिसमें 100 ग्राम्स, 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट ये सारी बेस यूनिट्स है। तो सिस्टम 1 है, ये सिस्टम 2 है। अच्छा ये बताओ, ये जो 60 जूल पर मीटर लेफ्ट साइड पे लिखा है वो किस चीज का, क्या है वो? पावर। वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी में ये पूछना चाह रहा था, तो वो है पावर। क्योंकि जूल मतलब एनर्जी या वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम क्या हो जाता है, पावर।
क्योंकि आपको सबसे पहले पावर का डायमेंशन पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ अनुराग, क्या होता है पावर का डायमेंशन? T-3, करेक्ट। M1L2T-3, ये पावर का डायमेंशन हो गया। तो पहले ही आपको यहां से ABC तो पता चल गया, A1 है, B2 है और C हो गया -3। उसके बाद ये जो जूल है ये एनर्जी की यूनिट है और कौन से सिस्टम की यूनिट है? SI यूनिट है, ठीक है। लेकिन यहां जो मिनट मिनट लिखा हुआ है वो SI सिस्टम की यूनिट नहीं है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो आप सबसे पहला काम ये करो, ये जो आपको पावर लिखा हुआ है, पावर है 60 जूल पर मिनट लिखा हुआ है, आप इसको कंप्लीटली SI सिस्टम में कन्वर्ट कर दो। SI सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ये 60 जूल, ये जो मिनट है उसको किस में कन्वर्ट कर दो? सेकेंड्स में। तो क्या लिखोगे इसको? 60 सेकेंड्स लिख दोगे। समझ में आ गया ये चीज? तो ये 60 अपॉन 60 कट जाएगा और 1 जूल पर सेकेंड हो गया। 1 जूल पर सेकेंड मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो? 1 वॉट लिख सकते हो। क्या ये समझ में आ गया? आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो या फिर नॉर्मल तरीके से चलते तो भी आंसर आपका बन जाता, बट मैंने पहले ही उसको कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्ड SI यूनिट में। अच्छा, काट दिया क्या? तो इसको बाद में भी अगर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते ना तो भी आ जाता वो चीज। अच्छा, M2 जो होगा वो 100 ग्राम्स होगा न्यू सिस्टम में मास। L2 जो होगा वो 100 सेंटीमीटर होगा, ये ध्यान देना। और T2 जो है इसमें 1 मिनट लिखा हुआ है और इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 60 सेकेंड्स हो जाएगा, ठीक है। M1/M2A, L1/L2B, किसी का आ गया क्या आंसर? ओके। T1/T2 -3, किसका आ गया? हाँ वैष्णवी आ गया। क्या आ रहा है? हाँ 600। क्या आ रहा है?
हाँ ये सही है। तुम लोगों का 600 कैसे आ गया? देख लो एक बार। N1 के प्लेस पे 1 आ जाएगा, M1/M2 मतलब 1000 डिवाइडेड बाय 100 होल रेज टू पावर 1। L1/L2 मतलब ये आ जाएगा 100/100 होल रेज टू पावर 2। T1/T2 तो ये आ जाएगा 1/60 होल रेज टू पावर क्या आ जाएगा, -3। ओके, तो यहाँ पर ये टर्म्स कट जाएंगी तो यहाँ पर बच जाएगा 10। ये तो पूरा कट गया, मतलब ये नंबर तो बनेगा 1 इंटू ये कितना हो जाएगा, 60 × 60 × 60, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो 6 × 6 × 6 तो ये होता है 216। क्लियर हो गया? कितने टेंस आ रहे हैं, 4 टेंस आ रहे हैं, तो इंटू 10⁴ आया क्या? चेक कर लो एक बार। सही तो किया, यहां तक का पूरा सही है। मैं यहां पर ये यूनिट चेंज नहीं किया क्या? तो इसको अगर यूनिट चेंज नहीं किया ना, तो यहां पर भी ना सेम यूनिट लेना पड़ेगा। एक मिनट में देख के बताता हूं। क्या ये हो गया सबका? चलो एक एक और क्वेश्चन मैं एक बार दे रहा हूं, इसको एक बार देखना। अच्छा, ये करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन का है, ये भी उसी का है। और एक एक आध क्वेश्चन को ऐसा दे रहा हूं मैं, उसको एक बार पहले सॉल्व करो। हम्म ये वाले कन्वर्जन करके एक बार देख लो। अच्छा, लाइट ईयर्स तो नहीं किया है शायद तक तुम लोगों ने, उसको मैंने बताया नहीं है। बाकी दो कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, ए और बी, ए और सी, इसको करो। और एक बार दिखाओ क्या जिसका प्रॉब्लम आ रहा है पिछले क्वेश्चन में। अच्छा। हम्म देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्यों गलत आ रहा है मैं बता रहा हूँ। ये 60 जूल लिखा तुमने, लेकिन ये 60 जूल पर मिनट है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो यहाँ तुम लिख रही हो सेकंड, उस वजह से वो गलत हो जा रहा है। ठीक है, या तो तुम इसको भी मिनट में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो ये 1/60 आ जाएगा। अगर वैसा करोगे तो 1/60 आ जाएगा, और उसके बाद फिर सॉल्व होगा वो। ठीक है, लेकिन बेटर है जो मैंने तरीका बताया ना, उसको उसमें कन्वर्ट कर लो। ये तुम्हारा जो 60 जूल पर मिनट है ना, उसको 60 जूल पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 60। फिर उसके बाद ये वाला वैल्यू जो है N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1। ये N1 जो है इसमें यूनिट नहीं आएगी, यूनिट लेस होगा ये। बाकी ये सारी चीजें सेम है। समझ में आ गई ये चीज? तो यहाँ पर तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। क्लियर हो गया ये चीज? ये पूरा टर्म कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कट गया, ये हो गया 10। और ये 60 की पावर कितना हो जाएगा, +3। क्या ये समझ में आ गया, 60 की पावर +3 कैसे हो गया? फिर उसके बाद कर लो कैलकुलेशन। हम्म तुम लोगों का पिछला क्यों गलत आया था दिखाओ।
देखो यहाँ पर जैसे तुमने पर मिनट लिया है ना, तो इसलिए यूनिट अलग है, इस वजह से ये गलती आ रही है। ठीक है, तो इसको तुमको लेना पड़ेगा 1/60 लेना पड़ेगा, 1/60। और ये वाली यूनिट क्या, 1 मिनट है ना, ये 1 सेकेंड इक्वल टू 6 कैसे लिखा है ये? तो उसको 1 मिनट लेना पड़ेगा, 1/60 हो जाएगा। हम्म। हम्म। इसलिए बेटर है कि उसमें ना कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए सेकंड्स में कन्वर्ट करके पूरा कैलकुलेशन करो। ठीक है। ओके, क्या ये कन्वर्जन हुआ पार्ट ए? चेक करो एक बार, क्या आ रहा है? 10⁻7। ओके, आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसे आप पहले करते आए थे, क्योंकि इजी है ये वाला कन्वर्जन। ठीक है, क्योंकि ये कोई डिफिकल्ट फिजिकल क्वांटिटी है नहीं। तो जैसे 1 kg है तो उसको 1 × 10⁻³ ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर मतलब उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कितना हो जाएगा 10² का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, और पर सेकेंड स्क्वायर तो उसमें तो कन्वर्जन होगा नहीं, तो मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर वो तो यूनिट सेम है। तो ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻4, तो फाइनली आएगा 10⁻7। ये आ गया सबका। नेक्स्ट। हाँ, क्या? ये एम है, इसका मतलब मीटर है, वो उसकी यूनिट है। तो मास इसमें है नहीं, क्योंकि इसका जो डायमेंशन अगर तुम देख रहे हो तो उसका डायमेंशन है m0l1t-2, ये इसका डायमेंशन है। मास के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो नहीं भी लोगे तो चलेगा, क्योंकि m0 है ना वो। अगर तुम वो कन्वर्जन का जो तरीका मैंने बताया उससे सॉल्व कर रहे हो क्या? हाँ, n1 n2, तो मास को अगर नहीं भी लेते l1t1, ये हो जाएगा l2t2। यहां पर आ गया 3। L1 की वैल्यू, L1 की वैल्यू 1 मीटर, L2 की वैल्यू 1 सेकेंड, N2 क्वेश्चन मार्क, L2 की वैल्यू 1 किलोमीटर, जिसको आप लिख सकते हो 1000 मीटर। T2 की वैल्यू 1 आवर, जिसको आप लिख सकते हो 3600 सेकेंड्स। ओके, अब इसके बाद सीधे सीधे N2 इज इक्वल्स टू L1/L2, तो 1/1000, L1/L2 की पावर में क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। T1/T2 मतलब 1/3600, इसकी पावर में क्या आ जाएगा -2। ठीक है, N1 की वैल्यू 3 है। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं डायरेक्टली? तो ये N2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻³ इसको 10⁻³ लिखूंगा, इंटू 36 का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर। ओके, क्या ये क्लियर हो गया? तो 100 का स्क्वायर मतलब ये बन जाएगा 10⁻⁴, और ये है 10⁻⁻3, मतलब 10 बचेगा, और 36 का स्क्वायर इंटू 3 करना है। क्या आ रहा है, कैलकुलेशन किया क्या किसी ने? 1296। ओके,
और किसी का कुछ और आ रहा है क्या, चेक करो तो एक बार। वन टू नाइन सिक्स तो नहीं आ रहा है, लेकिन आंसर क्या? नहीं, 38880 आ रहा है। अच्छा, इसका स्क्वायर, ओके ओके ओके, मैं सोचा फाइनल आंसर बता रहे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो 3 into this, और ये 1 2, इसका कितना था, 1296 ना, 1296 into this। तो यहां पर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 3888। 3888 आएगा इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। और 10⁻⁻³ 10⁻⁴, मतलब इंटू ये क्या बन जाएगा, 10⁻1 या 10। तो फाइनल आंसर आएगा 38880। चेक कर लो ये आया क्या सभी का, ठीक है। तो ये कन्वर्जन क्लियर हो गया, फर्स्ट एप्लीकेशन क्लियर हो गया सबको कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्जन करते यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। आगे आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, सेकंड एप्लीकेशन। ओके, सेकंड एप्लीकेशन जैसा मैंने बताया था, टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए एक कंसेप्ट यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, जिसको लिखा POH, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का मतलब क्या है? जैसे अगर मान लो आपको कोई भी इक्वेशन दी गई है, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस AT, तो उसमें हर एक टर्म के जो डायमेंशन होंगे या हर एक फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशन होंगे वो सेम होंगे। तो डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ u, डायमेंशन ऑफ AT, ये सेम होंगे। तो ये करेक्ट होगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो उसकी स्टेटमेंट है, अ फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट if dimension of all terms on both side of the equation are equal। तो इस इक्वेशन के अगर हर एक टर्म की डायमेंशन दोनों तरफ की सेम है, तो वो क्या हो जाएगा, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होगा। अब एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। क्या लिखा हुआ है, लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन दिस, where m is mass of the body, v is velocity, g is acceleration due to gravity, h is height, check whether the equation is dimensionally correct or not। यहां पर 1/2 लिखा है, तो 1/2 कांस्टेंट है, तो वो डायमेंशन लेस होगा। क्लियर हो गया? तो आप देखोगे m और v स्क्वायर का मिला के डायमेंशन क्या आता है, और इन तीनों का डायमेंशन क्या आता है, क्या दोनों तरफ का डायमेंशन सेम है या नहीं, करके देख लो एक बार जल्दी से। और ये चीज नोट कर लेना, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है। चेक करो लेफ्ट साइड का डायमेंशन ये आ गया क्या, एक बार देख लो, ठीक है। राइट साइड का डायमेंशन क्या आएगा, तो m मास का डायमेंशन तो m हो जाएगा, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका डायमेंशन क्या होता है, g का, नहीं, वो g जो है ना, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो कैपिटल G होता है।
ये जो स्मॉल जी है ना, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो स्मॉल जी या एक्सेलरेशन दोनों का डायमेंशन सेम होता है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, LT-2। समझ में आई ये चीज। और h का मतलब क्या होता है, हाइट मतलब लेंथ हो गया, तो उसका डायमेंशन भी क्या आ जाएगा, L। तो ये आएगा ML2T-2। समझ में आ गया। और किसी को ये कंफ्यूजन है तो अभी क्लियर कर लो, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन, और कैपिटल जी मतलब वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर हो गया ये चीज, हटा दो इसको फिर मैं। ओके चलो नेक्स्ट आते हैं। हाँ ये एक और क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, एक बार पढ़ो और इसका आंसर बताओ। ऑप्शन बी। तो क्या क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। एनर्जी की एसआई यूनिट उसने दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर स्पीड v है मीटर पर सेकेंड में, एक्सेलरेशन a है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विच ऑफ द फॉर्मूला इज फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, इसका डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है। अगर याद है तो ठीक, नहीं तो यहां पर ये देखो इसने दे दिया है। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, तो केजी मतलब क्या आ जाएगा, मास। एम स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, L2, और ये क्या आ जाएगा, T-2। मतलब काइनेटिक एनर्जी और सारी तरह की एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। काइनेटिक और पोटेंशियल, कोई भी एनर्जी सेम डायमेंशन होगा। मतलब लेफ्ट साइड का डायमेंशन आपको दे दिया गया है, आपको राइट साइड में वो क्वांटिटी लेनी है जिसका सेम डायमेंशन हो। ठीक है, तो क्या इसका डायमेंशन वो आएगा, तो देख लो नहीं आएगा। सेकंड वाले में आपको सेम डायमेंशन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज, क्या करना है, आप वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का जो कंसेप्ट है वही अप्लाई करोगे। लेफ्ट साइड और राइट साइड के डायमेंशन कहां पर सेम आ रहा है वो चेक करोगे। अच्छा ये बताओ, ऑप्शन ई क्यों नहीं सही है। क्योंकि ये डायमेंशन और ये एम वी स्क्वायर, तो एम का मतलब क्या हो गया, यहां पर मास मतलब एम हो गया, वी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, L-T-1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा। तो मतलब ML2T-2, तो ये दोनों का डायमेंशन सेम आया। और ये M/A, क्या वो सेम आ रहा है, देख लो। M/A, M का मतलब क्या हो गया, मास, A मतलब एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा, L-T-2 एक्सेलरेशन का डायमेंशन। तो क्या ये सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, इस वजह से वो करेक्ट नहीं है। समझ में आ गया सबको ये चीज, हटा दो फिर इसको मैं। ऋषा क्लियर है ये, ओके। चलो नेक्स्ट आते हैं, थर्ड है। थर्ड लिखो, टू डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। तो थर्ड एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का। टू डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। अब इसमें हम POH मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कंसेप्ट यूज करके रिलेशन डिराइव करेंगे। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं जो आगे जाके हम देखेंगे। तो इसमें एक एग्जांपल लिया है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स F। जिसने नहीं लिखा लिखो इसको जल्दी, ये क्वेश्चन है आई थिंक एनसीईआरटी में भी और कई जगह पूछा भी गया ये क्वेश्चन। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स F। derive an expression for centripetal force F acting on a mass m moving with the velocity v in a circle of radius r, in a circle of radius r। तो ये कौन से टाइप का मोशन है, क्या तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हो। सेंट्रिपिटल फोर्स जहां पर लगेगा, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, उसकी वेलोसिटी और रेडियस गिवन है, कौन सा। हाँ हाँ, उसी टाइप का आप ये बोल सकते हो। यूनिफॉर्म वर्ड हम इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि यूनिफॉर्म मतलब सेम स्पीड से, हो सकता है इसमें स्पीड चेंज हो रही है मे बी। ठीक है, तो अगर रस्सी में एक पत्थर को बांध के गोल गोल घुमाओगे तो वो आपका ये मोशन है, और उस समय जो फोर्स इनवर्ड्स लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, उसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। क्लियर हो गया।
तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास, और ये क्या हो गया वेलोसिटी, और आर क्या हो गया रेडियस। ये क्लियर हो गया। अब ये सिंबल का मतलब क्या होता है पता है ना सबको, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है। अब ये m की पावर a है, v की पावर b है, r की पावर c, हमें नहीं पता कि क्या आएगा एक्सपोनेंट में। क्लियर हो गया ये चीज। तो हमने क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाया और यहां पर इक्वल टू लगा दिया, और इक्वल टू लगाने के कारण एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया k। जैसे आपको याद होगा आपने उसमें भी किया था, r कैपिटल R प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता था, जो बाद में क्या बन जाता था, रेडियस बन जाता था, याद है कि नहीं? ठीक है। एक और कौन सा था, अभी ग्रेविटेशनल फोर्स का हमने देखा था, उसमें हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगाया, एक जी लगाया। वैसे यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने क्या लगा दिया, के लगा दिया। क्या यहां तक क्लियर है सबको? अब यहां पर जो फोर्स है उसका डायमेंशन हमें पता है क्या होता है, m1 L1 और T-2। यहां पर m मास का डायमेंशन क्या है, तो अभी फिलहाल यहां पर हम क्या ले लेते हैं, a, क्योंकि इसके एक्सपोनेंट में a है। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT-1, एक्सपोनेंट में क्या आ गया b। और रेडियस, रेडियस का डायमेंशन क्या होता है, l, तो l और उसके एक्सपोनेंट में क्या आ गया, c। यहां तक क्लियर हो गया। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, देखो ये l की पावर b और ये l की पावर c जब ऐड हो जाएगी तो l की पावर क्या हो जाएगी, b प्लस c, और m की पावर a, और यहां t की पावर क्या हो जाएगा, माइनस b। अब होमोजेनिटी के कंसेप्ट से दोनों तरफ के डायमेंशन सेम होने चाहिए, मतलब a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के, माइनस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। समझ में आया? मतलब a 1 हो गया और b की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 2, और b प्लस c किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। जहां आपने b 2 निकाल लिया तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर, -1। तो अब जो हमने a b c की वैल्यू निकाली उसे यहां पर पुट कर देंगे, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k m की पावर a, मतलब m की पावर क्या आ गया, 1, v की पावर b, v की पावर b मतलब v की पावर 2 आ जाएगा, v स्क्वायर, और r की पावर c, c मतलब क्या हो गया, -1, तो r की पावर क्या आ गया, -1। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू एम वी स्क्वायर अपॉन r। समझ में आई ये चीज? तो इस तरीके से भी आप क्या डिराइव कर सकते हो, फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो या रिलेशन डिराइव कर सकते हो बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। बट इसके कुछ लिमिटेशन है, जैसे हम इसमें k की वैल्यू क्या होगी वो नहीं पता कर सकते। k की वैल्यू निकालने के लिए हमें कई एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, एक लिमिटेशन है। और क्या लिमिटेशन हो सकती है इस तरीके से फॉर्मूला डिराइव करने में, रिलेशन डिराइव करने में? यूनिट तो पता चल जाएगा, अगर मान लो ये प्लस समथिंग कुछ होता तो हम वो डिराइव नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? मतलब ये प्लस सम या डिफरेंस के फॉर्म में अगर वो रिलेशन आ रहा है तो नहीं कर पाते, अगर सिर्फ प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो हम वो कर पाएंगे। ये एक और लिमिटेशन है उसकी। ठीक है, तो ये हटा दूं, हो गया तो सभी का ये वाला पार्ट। अगर नोट नहीं किया तो इसको कर लेना, क्योंकि ये सारे एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पर एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन। एक बार थोड़ा ट्राई करके देखो, तो इसको ट्राई करके देखो। Consider a simple pendulum having bob attached to string that oscillates under acting of force of gravity. Suppose that the period of oscillation of simple pendulum depends on its length L, mass of bob M, and acceleration due to gravity G. Derive an expression for its time period using the method of dimension. ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया क्या, क्या करना है? क्या वो जो पूरा उसने समझाया वो चीज समझ में आया? एक इस टाइप का देखो, कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम, तो इस तरीके से मान लो ये एक रस्सी से अटैच्ड है, पेंडुलम टाइप का स्ट्रक्चर है। ये हो गया बॉब, मतलब जो मूव कर रहा है। ये वो फिक्स्ड स्पॉट जहां से वो स्ट्रिंग से वो अटैच्ड है। जो बॉब है उसका मास इसने क्या डिनोट किया, किससे डिनोट किया, देख लो, m से डिनोट किया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका जो मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट या जो इसका एक्सेलरेशन होता है वो किसके कारण होता है, ग्रेविटी के कारण। समझ में आ रहा है ये चीज? और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या बता रहा है, ये g।
ठीक है, और क्या है, ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ आपको गिवन है, वो कितनी है, L। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब ये यहां से जाएगा और वापस यहीं तक आएगा, यहां तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, उस ड्यूरेशन को बोलते हैं टाइम पीरियड। मान लो अगर ये गया और वापस आया 2 सेकंड के बाद, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 सेकंड। अगर यहां से जाने में और वापस आने में इसको 5 सेकंड लगे, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 5 सेकंड। तो अब टाइम पीरियड टी निकालने के लिए फॉर्मूला बताना है, और वो टाइम पीरियड टी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, 3 चीजों के ऊपर, एल, एम और जी। अभी तक ऐसा लग रहा है, अब देखेंगे एक्चुअल में किसके ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ गया ये चीज। तो हम यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे कि भाई जो टी है वो जिन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जिसमें एक एम है, दूसरा जी है और तीसरा एल है। तो ये फॉर्मूला जब बनेगा तो जो टी का डायमेंशन होगा और इन तीनों का जो डायमेंशन, इन तीनों को मिला के जो डायमेंशन होगा, वो पूरा का पूरा क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के कंसेप्ट से। समझ में आ गया ये चीज। तो अब एक काम करो, इतना समझ में, हिंट मैंने दिया, बताओ कैसे बनेगा फॉर्मूला, डिराइव करो, कोशिश करो एक बार। टाइम पीरियड टी, तो उसका डायमेंशन में सिर्फ टी आएगा, m0 l0 और t1। m मास है तो उसका डायमेंशन सिर्फ m होगा। ये जो स्मॉल g है उसका डायमेंशन क्या होगा, दृष्टि? करेक्ट, LT-2। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन लेंथ, तो LT-2, और वो L है तो लेंथ है, तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L। क्लियर हो गया, डिराइव। ओके, तो अभी अभी यहां पर मैंने इस तरीके से लिखा, देखो अब इसको लिखोगे तो आप ये लिखोगे T इज प्रोपोर्शनल टू, जैसा पिछले वाले में किया था, T इज प्रोपोर्शनल टू M रेस टू पावर A, G रेस टू पावर B, G रेस टू पावर B और L रेस टू पावर क्या हो जाएगा, C। याद है पिछले वाले में जैसे हमने किया था। तो T इज इक्वल्स टू K, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया, M रेस टू पावर A, G रेस टू पावर B, L रेस टू पावर C। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आया सबको। अब यहां पर हम लेते हैं T का डायमेंशन। T का डायमेंशन किसके इक्वल होना चाहिए, M के, M रेस टू पावर A के डायमेंशन के, G रेस टू पावर B के डायमेंशन के और L रेस टू पावर C के डायमेंशन के। क्लियर हो गया ये चीज। तो यहां पर T का डायमेंशन हो गया M0 L0 T1, ये क्लियर सबको। यहां पर M मास, तो मास का डायमेंशन M हो जाएगा और एक्सपोनेंट में क्या है, A, तो MA हो जाएगा। G का डायमेंशन क्या होता है अभी बताया, LT-2, तो LT-2 और इसके एक्सपोनेंट में क्या आ जाएगा यहाँ पर, B, और यहाँ पर L का एक्सपोनेंट में क्या आ जाएगा, C। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको। तो ये हो गया MA, L में क्या आ जाएगा देख लो यहां पर, ये आ गया B और ये क्या आ गया, प्लस C। तो L के एक्सपोनेंट में आ जाएगा B प्लस C और T के एक्सपोनेंट में क्या आ जाएगा यहाँ पर, -2B। क्या ये क्लियर हो गया सबको। तो यहां पर M0 L0 T1, ये वाला डायमेंशन और ये वाला डायमेंशन, दोनों डायमेंशन आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल बाय होमोजेनिटी। तो अब अगर आप कंपेयर करोगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। A इज इक्वल टू आ जाएगा 0। क्या ये क्लियर हो गया। दूसरा, अगर यहां पर देखा जाए, मैं B को पहले निकाल लेता हूं, तो B को पहले निकालने के लिए -2B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, मतलब T के एक्सपोनेंट को आपस में इक्वेट कर दिया। तो B की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, -1/2। यहां तक क्लियर हो गया। और जब इन दोनों को, इसको इक्वल टू 0 करूंगा, B प्लस सी इक्वल्स टू 0 करूंगा, तो C की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, -B, मतलब C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। क्या ये समझ में आया सभी को, कैसे किया, दृष्टि समझ में आएगा। अब जो हमने वैल्यू यहां पर निकाली है, इन वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं, तो K M, तो M रेस टू पावर A आना चाहिए और A की वैल्यू आई है हमारे पास 0, तो M रेस टू पावर क्या हो गया, 0।
g रेस टू पावर b आना चाहिए। तो g की पावर, b की वैल्यू कितनी आई है 1/2, तो g की पावर 1/2। और l रेस टू पावर c आना चाहिए, तो c की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, कितनी, मैं उल्टा लिखा कि c की वैल्यू +1/2 आई है और g की वैल्यू कितनी आई है -1/2, है ना। तो यहां पर t इज इक्वल टू k, मास वाला टर्म हट जाएगा और ये l की पावर हाफ अपॉन g की पावर हाफ ऐसा हो जाएगा। और जब मैं हाफ को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, √L/g। चेक करो ये आया क्या, एक बार कंप्लीट कर लो यहां तक। हो गया सबका यहां तक, ओके। तो t इज इक्वल टू k√L/g, ये सबका आ गया। अब यहां पर जो k है उसकी वैल्यू यहां पर इस मेथड से नहीं निकाली जा सकती, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट की गई तो k की वैल्यू यहां पर कितनी आती है 2π, जो कांस्टेंट आपका आया है। ठीक है, अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज अगर आप देखोगे, वो जो टाइम पीरियड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये पूछ लेता हूं मैं। लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या वो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं। तो अगर आप कितना भी भारी मास, कितने भी ज्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट को अगर आप उसको पेंडुलम में यूज कर रहे हो एज अ बॉब, ठीक है, तो जो टाइम पीरियड होगा ये कोई भी लाइटर ऑब्जेक्ट का भी होगा, दोनों का क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया ये चीज। इसमें एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट और उसपे कुछ मीम भी है, यूट्यूब पे दिख जाएगा तुम लोगों को। एक प्रोफेसर है जो इस टॉपिक को समझाता है, फिर उसके बाद उसने एक एक्सपेरिमेंट शो किया जिसमें एक बहुत हैवी मास वाला एक बॉल लिया और ऐसा खड़े होके ना उसको बॉब उसको अटैच किया पेंडुलम मोशन के लिए, उसको रिलीज किया तो वो गया और वापस आके जस्ट उसके पास आके रुक गया और फिर वो मोशन चालू हुआ, उसको हिट नहीं किया। कभी देखा है क्या ये वाला वीडियो, देखा है। उसका मीम क्या बना, किसी ने देखा उसको ऐसे धक्का दे दिया, फिर क्या हुआ, फिर उसका मोशन जो है वापस आके उसको हिट बैक किया। समझ गए ना ये चीज। तो उसका वो मीम का था कि फिजिक्स को समझो तो कंप्लीटली समझो कि एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है। हालांकि अभी वो चीज हम नहीं करने वाले, फिलहाल हमें बस ये फॉर्मूला डिराइव करना था, वैसा क्यों हुआ वो कंसेप्ट हम आगे समझने वाले। क्लियर हो गया सबको यहां तक। तो अगर देखा जाए चैप्टर 1 का कोर कंसेप्ट जो है यहाँ पर लगभग खत्म हो गया है। एक बार मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम लोगों से डिस्कस कर लूंगा, बाकी कुछ थियोरेटिकल चीजें हैं वो एक बार डिस्कशन कर लेंगे हम क्या क्या काम की है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये नॉर्मल सी चीजें जो रूल्स हम फॉलो करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेशन पे, वो रूल्स क्या है, स्टैंडर्ड्स, वो देखेंगे। तो मैक्सिमम एक क्लास और मैं ले लूंगा और ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम चैप्टर 2 से आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मेरे तरफ से खत्म होगा, आप लोगों की तरफ से तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वो पूरे फॉर्मूले लिखे ना हो। कौन से समझ गए ना, स्टार्टिंग वाले, डायमेंशन वाले, स्टार्टिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है कई फॉर्मूले। हालांकि क्वेश्चन में ज्यादातर में देगा हिंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बट उसको भी यूज करने के लिए आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो कई बच्चों ने तो जो स्टार्टिंग से आए उन्होंने किया है, किसने किसने पूरा नोट करके ये बनाया है, तुम लोगों का है, चारों का है, बाकी लोगों का नहीं है ना। तो ये करना, मैं पूरा पीडीएफ शेयर करूंगा, सारे फिजिकल क्वांटिटी, उनका फॉर्मूला, रिलेशन, उनका डायमेंशन और उनकी एसआई यूनिट, अगर ये अच्छे से याद रहता है ना तो बहुत कुछ चीजें आगे के लिए अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। ठीक है, ठीक है, चलो फिर एंड करते हैं आज की क्लास।